Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FST 35 का पेपर 2 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, Which of the following reactions will not give any acidic gas as a product? टोटल 4 रिएक्शंस हमें दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में एसिडिक गैस हमें नहीं मिल सकता। तो वन बाय वन ये सारी रिएक्शंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए ऑप्शन है, इसमें अपने पास केमिकल रिएक्शन है लिथियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन। तो फर्स्ट ग्रुप के जो अपने पास कार्बोनेट होता है ये बेसिकली डीकम्पोज नहीं होता है, डीकम्पोज होने से पहले ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन अपने पास क्या आता है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती है। मैग्नीशियम अपने पास सेकंड ग्रुप का कार्बोनेट है, और सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो फिर ये डीकम्पोज हो जाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। लिथियम की प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी ही है, तो लिथियम कार्बोनेट भी यहाँ पे डीकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाएगा। CO2 गैस एसिडिक होता है। तो पहली रिएक्शन में तो आपको ऐसी रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि प्रोडक्ट एसिडिक गैस आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट ए तो आंसर हो गया, मल्टीपल करेक्ट टाइप ये है, तो आगे भी आंसर हो सकता है। चलो बी ऑप्शन आप देखो, NaNO3 फर्स्ट ग्रुप का जो नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट को आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे, यहाँ पे कोई एसिडिक गैस नहीं मिलने वाला। सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइड बनता है प्लस O2। O2 यहाँ पे कोई एसिडिक गैस है नहीं, सोडियम नाइट्राइड अपने पास आयनिक सॉलिड होगा। अगर आप इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, जैसे कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो फिर ये सोडियम नाइट्राइड फर्दर डिकम्पोज होकर सोडियम ऑक्साइड प्लस N2 गैस प्लस O2 गैस बनाएगा। उस सिचुएशन पे भी यहाँ पे कोई एसिडिक गैस रिलीज नहीं होने वाला है। तो बी में तो एसिडिक गैस रिलीज नहीं हो रहा है। सी आप देखो, Na2SO4 प्लस 4 कार्बन और हीट। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट होते हैं, अगर आप इन्हें कार्बन के साथ हीट करते हो तो बेसिकली सल्फाइड बनेगा Na2S प्लस CO। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस होता है, एसिडिक नहीं है, तो सी भी आंसर नहीं है। अब डी देखो, लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस किया है, लिथियम नाइट्राइड प्लस 3H2O। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा, लिथियम प्लस और नाइट्राइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, एक पार्ट से H प्लस अटैच हो जाएगा, दूसरे पार्ट से OH माइनस अटैच हो जाएगा। N3 माइनस विल एक्सेप्ट H प्लस, 3 टाइम्स ऐसा होगा तो क्या रिलीज होगा, NH3 गैस प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड 3 टाइम्स। तो NH3 गैस जो यहाँ पर रिलीज हुआ है ये एक्चुअली में बेसिक है। सी वाले में CO गैस रिलीज हुआ है, न्यूट्रल है। बी वाले में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है, एसिडिक नहीं होता है। और ए वाले में अपने पास लिथियम कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन से CO2 गैस रिलीज हुआ है, अगेन CO2 गैस अपने पास एसिडिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर हो जाएगा BCD ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शन में कोई भी एसिडिक गैस रिलीज नहीं होगा इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, when an equimolar mixture of two gases A and B where Ma is greater than Mb it is allowed to effuse through a pinhole। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं। डायग्राम बना देता हूं। A और B दोनों का इक्विमोलर है, दोनों के मोल इक्वल है, मतलब कि दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा। और इसमें जो भी अपने पास गैसेस का टोटल प्रेशर होगा, उस टोटल प्रेशर में से हाफ प्रेशर तो होगा A का, हाफ प्रेशर होगा B का। मतलब A और B दोनों के यहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्वलाइज है। Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, और इसको स्मॉल पिन होल से यहाँ से फ्यूज करवाते हैं। तो इफ्यूजन के रेस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सही है। B कम्स आउट फास्टर, B comes out at a faster rate। तो rate of diffusion of B is greater in comparison to rate of diffusion of A। ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है जो कि सही होगा। सीधी सीधी बात है बेटा कि जो rate of diffusion है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा गैस का साइज उतना ही बड़ा होगा, और गैस का साइज अगर बड़ा होगा तो फिर यहाँ से उसका डिफ्यूजन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसकी जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो उतनी ही कम आएगी। तो Mb अपने पास कम है, B गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है ये कम है, तो ये जो B गैस के पार्टिकल है बहुत तेजी से यहाँ से डिफ्यूज होंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B विल बी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A। एक तो ये आपने लॉजिकली थोड़ा सा यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसी तरीके से करेक्ट होगा,
और दूसरा आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन कौन से पैरामीटर्स के प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने पास क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी इंटू एम। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। और ये तो बिल्कुल सेल्फ अंडरस्टूड है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होना है, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो किसी भी गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो तेज़ी से ये गैस स्मॉल होल के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा, तो अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा आएगा। इन चारों पैरामीटर के ऊपर बेस्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, रिलेटिव रेट ऑफ ए इंक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इंक्रीजेस विद टाइम, तो ये सही होगा क्या? ये भी एकदम सही होने वाला है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो सबसे पहले तो बी कंपोनेंट की डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा है, तो बी कंपोनेंट यहाँ से ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, बी कंपोनेंट ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, ए कंपोनेंट कम डिफ्यूज करेगा। तो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, बी ज़्यादा डिफ्यूज हो गया तो अभी लेट अस से कि टाइम टी इक्वल टू 5 मिनट पे बी ज़्यादा डिफ्यूज हो गया तो गैसियस मिक्सचर में अभी बी कम प्रेजेंट है और ए ज़्यादा प्रेजेंट है। जो गैस जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो वैल्यू है ये भी ज़्यादा आएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इस मिक्सचर में ए का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होगा बी के कंपैरिजन में, तो ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा आएगा। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखो, एट सम टाइम रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए विल एक्सीड रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे टाइम एक्सीड यहाँ पे करता जाएगा जो डिफ्यूजन ऑफ ए का रेट है वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कोई एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब यहाँ पे ए की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और बी का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट हो। ए का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। एक और यहाँ पे फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट का, तो मॉलिक्यूलर वेट के फैक्टर की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए वो कम होगा। लेकिन कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब इस मॉलिक्यूलर वेट के फैक्टर को ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस है ये एक्सीड कर जाएगा। अगर ए का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है तो ये फैक्टर अगर इस पर डोमिनेट करेगा तो इस फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इंक्रीज हो जाएगा किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ पे आ जाता है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। टाइम टी इक्वल टू 0 से सम टाइम के लिए, जैसे मान लो कि अगर बी का शुरुआत में डिफ्यूजन ज़्यादा है तो बी इस कंटेनर में से ज़्यादा निकल जाएगा, थोड़े समय के बाद इस कंटेनर में बी बहुत कम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो उस समय अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करोगे तो बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन उस समय में बहुत कम आ सकता है, और उस समय पे बी का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ए से भी कम आ सकता है। तो हमेशा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी ये ज़्यादा होगा, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ 4 कंपाउंड हमें बना के दे रखे हैं, और इन 4 कंपाउंड में आपको बेसिकली नाइट्रोजन एटम अटैच करके दे रखा है। तो नाइट्रोजन एटम अटैच है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ये करवाने वाले। फर्स्ट अपने पास जो कंपाउंड है दैट इज एनालीन। तो एनालीन तो बहुत सिंपल हो गया, PH NH2, और आगे के कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, मतलब कि डाई मिथाइल एनालीन वगैरह लगा रखा है। इन चारों कंपाउंड को एक बार बना देते हैं और उसके बाद सारे स्टेटमेंट चेक करेंगे कि इन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेकंड हो गया डाई मिथाइल एनालीन, और डाई मिथाइल एनालीन के ऑर्थो पोजीशन पे भी आपने मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, मतलब बहुत बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं। अगला सिंपल डाई मिथाइल एनालीन है, और अगला वाला क्या है, एनालीन है जिसके ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है सेकंड इज मोस्ट बेसिक, तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो लॉन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, लॉन पेयर गैप पाई बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है। अब ऐसा मत सोचते ना
कि सर NH2 ग्रुप के ऑर्थो पे CH3 लगा रखा है, CH3 एक बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होने की वजह से इन दोनों में क्या लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR, और SIR जब लगेगा यहाँ पे तो जो NH2 है और जो CH3 है ये दोनों बेंजीन के साथ आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। NH2 अगर बेंजीन के साथ आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो NH2 का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। ये जितना भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना अभी ये फिलहाल गलती है, क्योंकि NH2 अपने पास बहुत ही स्मॉलर सा ग्रुप है और NH2 और CH3 के बीच में यहाँ पर सिग्निफिकेंट SIR नहीं लगता है। तो नाइट्रोजन एटम जो है बेंजीन के प्लेन में ही होता है, नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस करता ही है। यहाँ पर SIR नहीं लगता, यहाँ पर SIP लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब कि कम होना, प्रोटोनेशन H+ का अटैच यहाँ पे जो है वो कम होने लग जाएगा। तो H+ अगर कम अटैच होगा तो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो यही हमने पढ़ा है कि नॉर्मल जो एनालीन है, अगर एनालीन के ऑर्थो पे कोई बल्की ग्रुप आप लगा देते हो तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो वैसे भी बहुत कम आएगी, सबसे ज्यादा बेसिक अपने पास सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप आपने लगा रखा है वो NH2 नहीं है, वो NCH3 होल ट्वाइस है, विच इज अ वेरी वेरी बिगर ग्रुप, एंड दिस बिगर ग्रुप एंड दिस बिगर ग्रुप आर अटैच्ड एट ऑर्थो। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण इन दोनों में इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन लगेगा कि मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए NMe2 और मिथाइल ये दोनों बेंजीन के साथ आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। एक बेंजीन से प्लेन से ऊपर होगा तो दूसरा बेंजीन के प्लेन के नीचे चला जाएगा, ताकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़े, स्टेरिक रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करना चाहते हैं उनका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर कैसा आ जाएगा, लोकेलाइज्ड, और लोकेलाइज्ड लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है। तो सेकंड इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड, करेक्ट। In second, lone pair of nitrogen atom are not involved in resonance. Of course, steric inhibition of resonance की वजह से ये जो नाइट्रोजन के lone pair है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे because there is no planar system. Option C, extent of resonance in second and third are same. Second और third में resonance same है, बिल्कुल गलत है बेटा। यहाँ पे तो नाइट्रोजन का जो lone pair है थर्ड वाले केस में वो रेजोनेंस कर रहा है। नाइट्रोजन का जो प्लेन है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर का प्लेन है वो बेंजीन के प्लेन के साथ मैच कर रहा है, और सेकंड वाले के केस में SIR की वजह से लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं है। और डी ऑप्शन क्या है? फोर्थ इज मोस्ट बेसिक, बिल्कुल गलत है बेटा। फोर्थ मोस्ट बेसिक नहीं है, सेकंड मोस्ट बेसिक है। तो केवल ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर फॉल्स? ठीक है, सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो ए ऑप्शन है ये तो सही है, ये प्योरली थ्योरेटिकल है, आपको देखना पड़ेगा। जितने भी सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है जैसे कि हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन में अपने पास क्या होता है, मेटल कैटलिस्ट होता है। मेटल की सरफेस, डी ब्लॉक का कोई मेटल आप ले लेते हो और उसके ऊपर हाइड्रोजनेशन करवाता है, क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो उन्होंने बोला है कि जहां पर भी सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, मोस्टली होता है, ये सही है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जनरली जीरो ऑर्डर, ये भी सही है। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल गलत है। हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू पावर n-1, ये हमने पढ़ा हुआ है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेस्ट टू पावर n-1, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये भी एक तरीके से गलत ही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, पावर भी होनी चाहिए, और वो पावर बेसिकली क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी और डी गलत है। यहाँ पे आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इनऑर्गेनिक का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज Na2CO3 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? तो Na2CO3 अपने पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 डॉट 10H2 डेकाहाइड्रेट में डेकाहाइड्रेट ये प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 10 होता है।
ये तो सबको पता है। इनफैक्ट इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको मोल कंसेप्ट में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 की जगह x लगा देंगे और बोलेंगे कि इसको हीट करने पे इतना अमाउंट का लॉस हो गया। तो कौन लॉस होगा यहाँ से? वाटर यहाँ से जितना भी लॉस होता है उसको परसेंटेज के रूप में निकाल लिया करो और फिर यहाँ पे वाटर का जो परसेंटेज है दोनों को इक्वलाइज करके x की वैल्यू आप पता लगा सकते हो। Na2CO3.10H2O, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। और अगर आप इसे हीट करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो Na2CO3.H2O मोनोहाइड्रेट बनता है। फर्दर हीट करोगे तो ये जो 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भी चला जाएगा, तो केवल एनहाइड्रस Na2CO3 यहाँ पे बचेगा। तो बेसिकली इन 3 फॉर्म में Na2CO3 प्रेजेंट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट और इन एनहाइड्रस फॉर्म। इस एनहाइड्रस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? Na2CO3 का जो एनहाइड्रस फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। व्हाइट कलर का ये कंपाउंड होता है, सभी व्हाइट ही है वैसे। सोडा ऐश दैट इज एनहाइड्रस Na2CO3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, Na2CO3.5H2। आइदर इट इज अ डेकाहाइड्रेट और इट इज अ मोनोहाइड्रेट और इट इज अ एनहाइड्रस सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सरफेस केमिस्ट्री का है और कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफिलिक कॉलॉइड। बिल्कुल गलत है बेटा। लायोफिलिक जो कॉलॉइड होता है, सॉल्वेंट लविंग लायोफिलिक, ये जो कॉलॉइड होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक कॉलॉइड तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनफैक्ट इनको तो स्टेबल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सिमिलरली लायोफोबिक कॉलॉइड इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि उनको प्रिपेयर करने के लिए भी अपने पास बहुत सारे स्पेशल मेथड्स हैं। वो स्पेशल मेथड लगाएंगे तभी लायोफोबिक कॉलॉइड प्रिपेयर हो सकता है और लायोफिलिक कॉलॉइड को बनाने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। लायोफिलिक कॉलॉइड का जो सोल है वो सोल लाओ, पानी में मिक्स करो, थोड़ा सा स्टर कर दो जिसमें कि लायोफिलिक कॉलॉइड बन जाएगा और कॉलॉइड बनेगा भी सही, स्टेबल भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं इनके बीच में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, सॉरी पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देखो, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट आप देखो, लायोफिलिक कॉलॉइड्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग लायोफोबिक सॉल्वेंट। लायोफिलिक वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। लायोफिलिक कॉलॉइड्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग लायोफोबिक सॉल्वेंट्स, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लायोफिलिक कॉलॉइड्स में जो सोल पार्टिकल हैं ये सोल पार्टिकल न्यूट्रल भी हो सकते हैं या सोल पार्टिकल चार्ज्ड भी हो सकते हैं। बहुत कम चार्ज प्रेजेंट होता है लायोफिलिक कॉलॉइड्स में। तो जो भी अपने पास लायोफिलिक कॉलॉइड का चार्ज है, अगर उसका ऑपोजिटली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्वेंट आप मिक्स कर दोगे तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से लायोफिलिक कॉलॉइड को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो किया तो जा सकता है बेटा, सही है। लायोफोबिक कॉलॉइड्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग लायोफिलिक कॉलॉइड्स, ये बिल्कुल सही है। लायोफोबिक कॉलॉइड्स को अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो उसका सबसे बढ़िया मेथड होता है कि कोई भी लायोफिलिक कॉलॉइड आप इसमें मिक्स कर दो, तो ये जो लायोफिलिक कॉलॉइड है ये बेसिकली एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट काम करता है। गोल्ड नंबर में ये सब हमने पढ़ा भी है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर विल बी बी, सी एंड डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ कायरल कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12, कायरल है मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है, फॉर्मूला क्या है? C10H12। तो C10, 10 into 2, 20, 20 plus 2, 22, 22 minus 12, 10, 10 divided by 2, 5। इसका DU कितना है बेटा? 5। और इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें बेंजीन तो बना ही रखा है, तो बेंजीन में 4 DU तो चला जाएगा और 1 DU इन्होंने और कंपनसेट कर रखा है बेंजीन के साइड में कोई रिंग बना के। बेंजीन के साइड में कुछ ऐसा रिंग बना रखा है जिसमें कि आपके बाकी के 4 कार्बन एटम यहाँ पे एडजस्ट कर रखे हैं। ठीक है, C10H12 do not decolorize Br2 water but can be oxidized by acidified KMnO4 to phthalic acid. The possible structure of A could be, A की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है?
और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा डेटा आपको दे रखा है। पहली बात तो कि ये Br2 वाटर को डीकलराइज नहीं करता है, तो Br2 वाटर को डीकलराइज नहीं करता है। Br2 वाटर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन कहाँ होता है, एल्कीन और अल्काइन पे। तो अगर यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसमें फिर Br2 वाटर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता। Br2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो गया मतलब कि ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। तो ये अपने पास Br2 वाटर का टेस्ट होता है विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अनसैचुरेशन विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये Br2 वाटर के साथ कोई टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड अपने पास नहीं लगा हुआ है। और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन जो एरोमेटिक सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है। तो ये जो Br2 वाटर है वैसे भी बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इधर सेकंड साइकिल में अपने पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, सेकंड साइकिल में पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब Br2 वाटर का टेस्ट दे सकता है। अगर नहीं है तो Br2 वाटर का टेस्ट नहीं दे सकता। फिलहाल ये कोई भी Br2 वाटर का टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब यही है कि सेकंड साइकिल में कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। आगे क्या है, एसिडिफाइड KMnO4 से अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो थैलिक एसिड बनेगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि KMnO4 की प्रेजेंस में अगर आप ऐसा हीट करोगे थोड़ा, तो इस बेंजीन के ऊपर कितने भी आप इस तरीके से अल्काइल ग्रुप लगा लो, सारे अल्काइल ग्रुप का जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, COOH में, और बाकी ये सब हटा दो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, COOH, इधर से भी क्या आ जाएगा, COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। तो अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन है, तो इस ऑब्जर्वेशन से तो अपने हिसाब से ABCD सारे के सारे ऑप्शन आंसर होने चाहिए। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या है कि ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है ये कायरल भी होना चाहिए। तो यहीं से आंसर आएगा बेटा। 7th में A, B, C और D चारों ऑप्शन में एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो थैलिक एसिड मिलेगा। चारों ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो Br2 वाटर का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। अब बस आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो कैसा होना चाहिए, कायरल। तो कायरल अपने पास क्या हो सकता है, ए अपने पास कायरल है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ए बना देता हूं, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये ऑप्शन आंसर होगा। बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बी में कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको साफ साफ नजर आ रही है। आप इस तरीके से कट कर दो, ये Me हाफ इधर आ जाएगा, हाफ पीछे, हाइड्रोजन हाफ इधर आ जाएगा, हाफ पीछे। यहाँ पे ना तो कोई कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है। कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली सी वाले में भी साफ साफ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल। ये लो, और डी आपके पास दे रखा है Me यहाँ पे ऊपर है और Me यहाँ पे नीचे है। ये दोनों कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये जो फॉर्म आपको यहाँ पे बना के दे रखी है ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, कायरल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई POS या COS प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपने पास ए और डी। ए और डी ऑप्शन में ये जो हाइड्रोकार्बन है ये हाइड्रोकार्बन का DU5 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। हाइड्रोकार्बन आपको कायरल दे रखा है, Br2 वाटर का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और इन दोनों हाइड्रोकार्बन को अगर आप एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, थैलिक एसिड में। ये जो ऑर्थो पोजीशन पे दोनों कार्बन एटम लगे हुए हैं, ये दोनों कार्बन एटम ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा ए और डी। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड हीलियम kept in a container at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, which of the following statement is or are correct। तो ये अपने पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस प्रेजेंट है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको दे रखा है। स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट देखो, O2 molecules will hit wall of the container with smaller average speed as compared to helium। O2 का जो स्मॉलर एवरेज स्पीड है और हीलियम का ज़्यादा है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 8 RT/πm।
टेम्परेचर सबका सेम है, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका एवरेज स्पीड कम होगा, मॉलिकुलर मास किसका ज़्यादा है, O2 का 32 है और हीलियम का कितना है 4 है, मॉलिकुलर मास कम है तो मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा O2 का कम। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बी देखो, O2 molecules will heat wall of the container with a greater average speed as compared to helium। गलत है बेटा, हीलियम का स्पीड ज़्यादा है, O2 का कम है। थर्ड, O2 molecules will heat wall of the container with greater kinetic energy as compared to helium। और डी ऑप्शन क्या है, O2 molecules will hit walls of the container will equal kinetic energy as compared to the helium। एक में बोला गया कि O2 का काइनेटिक एनर्जी हीलियम से ज़्यादा है, दूसरे में क्या बोला है कि O2 का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीलियम के इक्वल है, तो इक्वल ही होगा, ग्रेटर तो नहीं होगा बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। के अपने पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी अपने पास क्या है, टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, and if temperature is equal then kinetic energy of these molecules will be equal। तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम है। ई ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों इनकरेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रीहेंशन में अपने पास क्या दे रखा है, कॉम्प्रीहेंशन आपको दे रखा है एस ब्लॉक से रिलेटेड लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता रखा है। लिथियम मैग्नीशियम से मैच करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करता है, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड बाय लिथियम इन ग्रुप 1 ओनली। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो केवल लिथियम बनाता है, तो अभी पता चल जाएगा केवल लिथियम कौन सा सॉल्ट बनाता है। पहला तो नाइट्रेट सॉल्ट, तो बेटा नाइट्रेट तो सबके बनते हैं, नाइट्रेट में क्या दिक्कत है, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। एक हो गया नाइट्राइड, एक हो गया नाइट्राइट और एक हो गया कार्बोनेट। तो कार्बोनेट सब बनाते हैं, नाइट्राइट सब बनाते हैं, जैसे कि लिथियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट सभी बनाते हैं, बस नाइट्राइड नहीं बना सकते। नाइट्राइड सॉल्ट आप देखो एक बार क्या होता है, ये होता है लिथियम प्लस N3 माइनस, N3 माइनस नाइट्राइड, जैसे ऑक्साइड होता है ना O2 माइनस, ऑक्साइड कौन बना सकता है, सब ऑक्साइड बना ही सकते हैं। एयर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो जनरली आपको ये भी पता है कि लिथियम एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्साइड। और लिथियम ही अपने पास एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें अकेला ऐसा मेटल है जो कि एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड भी बना सकता है। बाकी जो सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम है, ये चारों नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो लिथियम ही यहाँ पे नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है। और क्यों कर सकता है, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टीज किसको करस्पॉन्ड करती है, मैग्नीशियम को। और सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे कैल्शियम हो, सभी के सभी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिथियम नाइट्राइड हो सकता है केवल, और सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड ये सब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो जाएगा बी, ओनली लिथियम विल फॉर्म नाइट्राइड सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विद कार्बन एटम। तो ये भी एकदम आसान है, ये बेसिकली एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फर्स्ट जो ग्रुप होता है इस ब्लॉक में लिथियम वाला, और जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं इनका अगर डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेंगे, कार्बाइड। जैसे बेरिलियम कार्बाइड होता है, मैग्नीशियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, ये सब डायरेक्ट कार्बन एटम के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। लेकिन एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है ना सोडियम वाला, उसके कोई भी मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करके कोई कार्बाइड नहीं बनाता है। जैसे कि सोडियम सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, नो रिएक्शन, कोई कार्बाइड यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन लिथियम तो ऐसा करता है बेटा, लिथियम कार्बाइड बनाता है। तो लिथियम कार्बाइड क्यों बना सकता है, क्योंकि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का ये जो मेटल है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बाइड बनाता है। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है,
Mg2C3 लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, इसीलिए लिथियम यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके सीधा कार्बाइड बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स डायरेक्टली विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड। तो लिथियम ऐसा कर सकता है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का कर ही सकता है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का ये भी कर सकता है, सोडियम नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन में रियल गैस से रिलेटेड कुछ थ्योरी आपको दे रखा, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रियल गैस का जो थ्योरी है वो ऑलरेडी हमें वैसे भी पता है। तो सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ गैस अराउंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो रियल गैस के बिहेवियर के लिए कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करना है क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाउट, और इस बिहेवियर के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे जो दे रखे हैं आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड एक ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी रियल गैस के लिए पीवी कर्व हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है रियल गैस के लिए। ये इस स्टेप पे पीवी कर्व हम बना रहे हैं तो टेम्परेचर बेसिकली कांस्टेंट है, मतलब कि आइसोथर्म बना रहे हैं। यहाँ पे इस आइसोथर्म का जो भी टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो आइसोथर्म बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर कर देते हैं तो जो रियल गैस है उस रियल गैस का बिहेवियर कैसे हो जाता है, आइडियल गैस के जैसा। और आइडियल गैस में पीवी कर्व एकदम परफेक्ट हाइपरबोला जैसा आता है। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। और बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर की अगर बात करें तो बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है, फिर उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। फिलहाल वो सब पे हमें नहीं जाना है, बॉयल्स टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो आइसोथर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप किसी भी तरीके का एप्लीकेशन वहां पे लगा दे। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, और लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो प्रेशर को इंक्रीज कर दो या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो। लेकिन गैस केवल लिक्विफाई क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। यहाँ पे अब अपने पास रियल गैस का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है, इधर तो अपना क्या होता है गैस, यहाँ पे गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और यहाँ पे प्योरली लिक्विफाइड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे और इस डोम के लेफ्ट साइड में। मतलब ये जो पूरा रीजन है ना, इसमें रियल गैस लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर बात करूं और इस साइड बात करूं तो उसका क्या बोलते हो, वेपर बोलते हो बेसिकली। और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, गैस। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पहला स्टेटमेंट आप देखो, गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। एकदम सही है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो गैस है इसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, क्या बोलते हैं सर, वेपर। ऑप्शन बी आप देखो, अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एकदम सही है, एज मॉलिक्यूलर स्पीड इज हाई एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड टुगेदर मॉलिक्यूल्स। एकदम सही है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कम हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत कम हो गए तो ये मॉलिक्यूल पास में आ ही नहीं सकते, लिक्विफाई हो ही नहीं सकता है। तो बी स्टेटमेंट भी सही हो गया। सी आप देखो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट की बात नहीं कर रहे। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे बेसिकली आप रियल गैस का जो गैसियस फेज है, मतलब कि जो वेपर फेज है, और जो लिक्विड स्टेट है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। इन दोनों फेज की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों सेम होगी, जैसे कि डेंसिटी इन दोनों फेजेस में सेम होगी, लेकिन केवल कब हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गैसियस एंड लिक्विड स्टेट बोथ आर इक्वल। बिल्कुल सही है, अभी बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैसियस फेज है और जो लिक्विड फेज है, इन दोनों की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सेम आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हो जाएगा ABCD। सारे स्टेटमेंट सही दे रखे हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? At Boyle's temperature, gas behaves like an ideal gas over the large range of pressure. एकदम सही है बेटा। Boyle's temperature TB की वैल्यू अपने पास क्या होती है? A/RB। और इस टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है? रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस को मैच करता है ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस जस्ट सेट ऑफ ईच अदर एट बॉयल्स टेम्परेचर। ये भी एकदम सही है। जो भी अपने पास रियल गैस है, इस रियल गैस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों आता है? ड्यू टू वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी। ये कांस्टेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं? जीरो, अगर गैस कैसा है? आइडियल है। सिमिलरली बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट करता है जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। आइडियल गैस में क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसको आप जीरो कंसीडर करते हो। तो ए और बी अगर दोनों जीरो आप कर दो ना, तो फिर ये जो रियल गैस है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? आइडियल गैस के जैसा। तो ये जो दो अजम्पशन हम लेते हैं आइडियल गैस के लिए, इन दोनों अजम्पशंस को आप खत्म कर दो। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे होता है क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर पे रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस के जैसे हो जाता है। इसका मतलब हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और रिपल्सिव फोर्सेस हैं रियल गैस के अंदर प्रेजेंट, ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली आइडियली बिहेव करने लग जाते हैं। तो जो बी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अबोव बॉयल्स टेम्परेचर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एकदम सही है बेटा। अबोव बॉयल्स टेम्परेचर Z ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो Z की जो वैल्यू होती है 1 प्लस A माइनस RB होता है ना, A/RB। यहाँ पे कुछ Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV/RT होता है when Z इज ग्रेटर देन 1। और जैसे अपने पास बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर चले जाओगे तो जो अपने पास वीरियल इक्वेशन है, उस वीरियल इक्वेशन में आप टेम्परेचर की वैल्यू E/RB से ज़्यादा पुट करके देख लो। हमेशा देखना है कि Z की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर ही आएगी। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन क्या है? अ गैस कैन बी लिक्विफाइड एट बॉयल्स टेम्परेचर। बिल्कुल गलत है बेटा। बॉयल्स टेम्परेचर पे तो जो रियल गैस है उसका बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा हो जाता है, और आइडियल गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल या जीरो। तो जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे उस गैस को लिक्विफाई करना तो इम्पॉसिबल है। बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्रिटिकल टेम्परेचर पे किया जा सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। तो जो डी ऑप्शन है ये एकदम इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब 13 से लेके 18 तक ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13, एक हाइड्रोकार्बन आपको बना के दे रखा है। इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स आर। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रोमिनेशन आपको करना है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स टेम्परेचर आपको दे रखा है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली डिसोशिएट होता है। होमोलिटिकली डिसोशिएट होगा तो आपको अटैकिंग स्पीशीज क्या मिलेगी? वी आर फ्री रेडिकल। तो बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको किस पे करना है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जिस तरीके से बना के दे रखा है। तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आपको बनाना है और केवल वही प्रोडक्ट बताने हैं जो कि कायरल है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो पीएच यहाँ पे बना के दे रखा है बेंजीन, बेंजीन पे कुछ कर मत देना। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वो कब होता है? जब इलेक्ट्रोफाइल अपने पास प्रेजेंट हो। फिलहाल अपने पास इलेक्ट्रोफाइल E+ नहीं है, फिलहाल अपने पास फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल का जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तो नॉर्मल अल्काइल चेन पे ही होता है। ये नॉर्मल अल्काइल चेन अपने पास है। इसमें से भी यहाँ पे जो फिशर प्रोजेक्शन के जैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे रखी है ना, इसका कोई यूज नहीं है बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट कायरल। तो ये सिंपली आप ऐसे ही लिख दो CH3 CH CH3, आगे क्या है CH2 CH2 और बेंजीन। अब मोनोब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमीन आप कहाँ पे अटैच कर सकते हो? इधर अटैच कर सकते हो, इधर अटैच कर सकते हो, इधर 3 डिग्री पे अटैच कर सकते हो, और ये दोनों 1 डिग्री एक ही जैसे हैं तो यहाँ अटैच कर सकते हो, यहाँ नहीं। टोटल स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इंडिविजुअली सारे प्रोडक्ट आप निकालो और उसमें से केवल आपको कौन सा देखना है? कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव।
तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, और सेकंड अपने पास यहां से आ जाएगा CH3 CBr, ब्रोमिनेशन किया है, CH3 CH2 CH2PH। अब अगले कार्बन से अब नेक्स्ट कार्बन से टोटल ये 4 स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज मैंने बना दी। इसमें जब ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हुआ तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा। एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 प्रोडक्ट है। अच्छा, एक कायरल कार्बन के अबाउट जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 2 ही मिलते हैं, तो दोनों कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना। ऐसा अपने पास किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कि स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, तो स्टीरियो सेंटर के अबाउट आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना के डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर बता सकते हो। तो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी बनते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीसोफॉर्म भी बनती है। लेकिन मीसोफॉर्म बनना स्टार्ट कब होती है? जब अपने पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 या 2 से ज़्यादा हो। एक कायरल कार्बन है तो उसकी तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी कैसी होती है? ऑप्टिकली एक्टिव। एक फॉर्म अगर R होता है तो दूसरा फॉर्म कैसा होता है? S। एक फॉर्म अगर D होता है तो दूसरा फॉर्म कैसा होता है? L। तो चलो, यहाँ तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि कायरल होंगे। यहाँ पर ये अकेला पॉसिबल है। एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। तो टोटल प्रोडक्ट अपने पास कितने हो जाएंगे? 7, और 7 में से 2 + 2 + 2, टोटल यहाँ पे 6 कायरल होंगे, 1 अकायरल होगा, कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर हो जाएगा 6.0। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो काफी सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, तो इससे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थोड़े कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 सॉल्यूशन दे रखे हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, कौन सा नेगेटिव, या कौन सा आइडियल सॉल्यूशन हमें दे रखा है। पॉजिटिव बिहेवियर अगर आपको शो करवाना है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक सॉल्वेंट है A, तो A के इंटरेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक सॉल्वेंट है B, दोनों को मिक्स करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, AB के इंटरेक्शन होंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन का जो भी राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर आता है ना, उस वेपर प्रेशर से ज़्यादा आना चाहिए। तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा आना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए, और ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शंस का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंटरेक्शंस कैसे होने चाहिए? वीकर देन प्रीवियस। अगर इंटरेक्शंस बहुत वीक होंगे तो A और B चिपक के नहीं रहेंगे, A और B चिपकेंगे नहीं, तो A और B कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में। जितना ज़्यादा वेपर स्टेट में जाएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, पॉजिटिव डेविएशन आप बोल सकते हो। तो जो भी अपने पास न्यू इंटरेक्शंस बनने वाले हैं ना A और B के, these should be weaker in comparison to previous interactions। तो बस यही निकालना है। चलो फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट अपने पास क्या हो गया? बेंजीन और टोलिन तो आइडियल होता है बेटा। फोर्थ आप देखो हेक्सेन हेप्टेन आइडियल होता है। और बताओ आइडियल कौन सा होता है? 10th ब्रोमो इथाइल और आयोडो इथाइल, मतलब कि 1 ब्रोमो इथेन और 1 आयोडो इथेन। ब्रोमो इथेन में क्या लगता है? डाइपोल डाइपोल। आयोडो इथेन में क्या लगेगा? डाइपोल डाइपोल। और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तब भी क्या लगेगा? डाइपोल डाइपोल। और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये एकदम सबसे फेमस मिक्सचर आपको बता रखे हैं। एक तो हेक्सेन हेप्टेन का, एक ब्रोमीन टोलिन और बेंजीन का, और एक अपने पास क्लोरो बेंजीन आयोडो बेंजीन का, या फिर क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन का। ब्रोमो इथेन और आयोडो इथेन का ये जो मिक्सचर है ये अपने पास आइडियल मिक्सचर होता है, क्योंकि इनिशियली जो अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है ऑलमोस्ट उतने ही स्ट्रेंथ के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होता है जब दोनों सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं। तो ये तो हटा देते हैं, ये तो आइडियल हो गया बेटा। अच्छा, इसमें एक आइडियल और दे रखा, वो भी मैं बता देता हूँ। आइडियल और कौन सा दे रखा है यहाँ पे? बस आइडियल तो इतना ही है। चलो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो आगे के इंटरेक्शंस हैं, जो मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शंस बनने चाहिए वो वीक हो। तो वीक ये कब हो सकते हैं? एक तो C2H5OH प्लस बेंजीन में,
पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाद में जाओगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, तो बाद में वीक बनेगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर स्ट्रांग था। सभी के रीजन मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, सीधा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में बता देता हूँ। एक अपने पास वाटर और C2H5OH, ये भी पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। CHCl3 प्लस CCl4 पॉजिटिव डेविएशन, और क्या हो गया 3 + 3, ये तो हो गया। वाटर प्लस CH3COOH, ये इसमें जाके डिसोशिएट होगा तो आयंस बनेंगे, और आयंस और वाटर के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा विच विल बी स्ट्रॉन्गर। तो नया इंटरेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बना है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, और यही एकदम फंडा आप यहाँ पे लगाओ H2O प्लस HNO3 में। CHCl3 प्लस एसीटोन, ये तो फेमस मिक्सचर है, क्योंकि एसीटोन और CHCl3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाता है। और लास्ट आपके पास क्या बचा, C2H5OH प्लस हेक्सेन। तो पहले यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल अगर इस सॉल्यूशन में आप देखो, सॉरी इस सॉल्वेंट में आप देखो, तो इथेनॉल और इथेनॉल में क्या लगेगा, H बॉन्डिंग, C6H12 और C6H12 में क्या लगेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। हेक्सेन है ना, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या लगेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वीकर होगा, और इसके पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा था तो वो स्ट्रॉन्गर है। तो मिक्सिंग के बाद अगर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होते हैं तो फिर उस केस में पॉजिटिव डेविएशन आपको मिलेगा। तो 3 आइडियल है, 3 नेगेटिव है, प्लस 4 पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 15, the solubility product constant of a metal carbonate MCO3 is 2 × 10⁻⁻12 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। MCO3 मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है, और इसका solubility product हमें दे रखा है। A solution is 0.1 molar MnO3 whole twice and it is saturated with 0.01 molar CO2 गैस। तो मेटल नाइट्रेट में CO2 गैस आप पास करोगे, CO2 गैस बेसिकली क्या हो गया, CO2 गैस को वाटर में मिक्स कर दिया तो H2O प्लस CO2 इज H2CO3, और H2CO3 से कार्बोनेट आयन मिलेगा, कार्बोनेट आयन M प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट अगर यहाँ पे बनेगा तो एज अ प्रेसिपिटेट सिस्टम से बाहर चला गया। ये प्रेसिपिटेट केवल कब बन सकता है, जब QIP की वैल्यू KIP से ज़्यादा हो। ऑल्सो द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ CO2 आर Ka1 एंड Ka2। तो CO2 से आपको जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या मिलेगा, H2CO3, और H2CO3 में बेसिकली 2 एसिडिक प्रोटॉन है, तो Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट और Ka2 सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों दे रखा है। द मिनिमम pH दैट मस्ट बी मेंटेन्ड टू स्टार्ट एनी प्रेसिपिटेशन, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन करवाना है तो कम से कम क्या pH होना चाहिए, देख लेते हैं बेटा। प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए QIP की वैल्यू KIP से ज़्यादा होना चाहिए, और ये अपने पास जब कंडीशन आ जाएगी तो उस केस में रिएक्शन मिक्सचर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन देख लेना, जिससे कि आपको pH पता लगेगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। 0.1 मोलर अपने पास है मेटल नाइट्रेट, तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलर, प्लस CO2 गैस कितना है, 0.1 मोलर है, तो CO2 प्लस H2CO3 होता है, तो H2CO3 में अपने पास 0.1 मोलर है या 0.01 मोलर है, सॉरी, और इससे क्या बनना चाहिए, MCO3 सॉलिड। प्रेसिपिटेट इसका बन जाना चाहिए। प्रेसिपिटेट जो बन रहा है इसका KSP आपको दे रखा है 2 × 10⁻12। अब आगे देखो आप, इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है H2CO3 का Ka1 और Ka2। H2CO3 यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो कंप्लीटली डिसोशिएट होता, और उसके 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से कार्बोनेट आयन कितना मिलता, 0.01 मोलर ही मिलता कंप्लीटली डिसोशिएट होने के बाद। फिलहाल यहाँ से कार्बोनेट आयन कितना मिल रहा है ये हमें नहीं पता, वो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 और K2 से देखोगे ना। तो ये सिचुएशन आपको दे रखी है। प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट हो सकता है बेटा, प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट हो सकता है बता देते हैं। M2 प्लस एक्वस प्लस कार्बोनेट आयन एक्वस। प्रेसिपिटेशन अब स्टार्ट हो सकता है कि M2 प्लस एक्वस इंटू कार्बोनेट आयन एक्वस की जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे,
वो किसके ज़्यादा हो जाए, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट, और वो दे रखा आपको 2 × 10⁻12। मेटल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, दैट मीन्स 10⁻1 मोलर। तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो सकता है जब कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 10⁻1 मोलर। तो जब सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयन का इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, और जब सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयन का इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो इसके रेस्पेक्ट में H+ कितना प्रेजेंट है। अब ये इजीली आ जाएगा, कार्बोनेट आयन का आया कहाँ से है, H2CO3 के डिसोसिएशन से। तो H2CO3 का जो डिसोसिएशन है, मैंने दोनों फर्स्ट डिसोसिएशन और सेकंड डिसोसिएशन दोनों कंबाइन करके लिख दिया। H2CO3 एक H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा, HCO3-, और HCO3- सेकंड H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा, CO3-2-। दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दे रखा है, तो इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दोगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, K1 × Ka2। तो K1 × Ka2 बताओ कितना है, 4 × 10⁻7 × 5 × 10⁻11, तो 20 × 10⁻18 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू H+2 CO3-2 डिवाइडेड बाई H2CO3 अब आप ये देखो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना कम है, इसका मतलब ये तो एकदम नेग्लेजिबल डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे H2CO3 की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आप उतनी मान लो, उसमें से नेग्लेजिबली डिसोशिएट होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन आप बेसिकली अज्यूम करो ही मत। ये आपके पास कितना आ गया, 2 × 10⁻11। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दे रखी है, H2CO3 की 10⁻2, तो कितना हो गया, 2 × 10⁻9 इज इक्वल टू 20 × 10⁻8, और H+² -17 हो गया, ये -8 हो गया। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 10⁻4 मोलर, और H+ अगर 10⁻4 है तो pH कितना आ जाएगा, -log(H+) विच विल बी इक्वल टू 4। तो मिनिमम अपने पास इस सॉल्यूशन में pH मेंटेन होना चाहिए 4। जब 4 pH मेंटेन होगा तो कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ये, और कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ये होगी तो उसको मेटल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करने पर जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाएगा, और उस समय पे फिर मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस से है और बहुत ही आसान है, क्योंकि क्लोराइड वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। टोटल नंबर ऑफ मेटल नाइट्रेट, पहली बात तो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल हैं, फ्रॉम द गिवन बिलो विच प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl। तो जैसे मान लो मेटल नाइट्रेट है, जैसे AgNO3 है, AgNO3 को पानी में डिसोल्व किया, क्या बनेगा, Ag+ aqueous NO3- aqueous। अब डाइल्यूट HCl तो क्या मिलेगा, H+ और Cl-। नाउ दिस Cl- विल कंबाइन विद Ag+, तो Cl- Ag+ के साथ कंबाइन होगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि AgCl पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो AgCl का बेसिकली आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। और AgCl का प्रेसिपिटेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो इसने पूछा है कि कौन से मेटल नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास करने से प्रेसिपिटेट आपको मिल सकता है। तो मेटल नाइट्रेट से आपको क्या मिलेगा, मेटल प्लस या मेटल 2+, और डाइल्यूट HCl से क्या मिलेगा, Cl-। तो मेटल प्लस और Cl- मिलकर क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड। और मेटल क्लोराइड तो बेटा ज़्यादातर एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही होते हैं, बहुत कम ऐसे मेटल क्लोराइड है जो प्रेसिपिटेट में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि एक अपने पास क्या होता है, AgCl। फर्स्ट से आपको AgCl मिलेगा, प्रेसिपिटेट है वो, बहुत कम है। दूसरा प्रेसिपिटेट अपने पास क्या होता है, PbCl2। एक और प्रेसिपिटेट क्या होता है, Hg2Cl2। इसके अलावा सारे के सारे सॉल्युबल हैं यहाँ पे, तो AgCl प्रेसिपिटेट मिलेगा। CuCl2 नहीं होता, सॉल्युबल होता है। BaCl2 सॉल्युबल होता है, HgCl2 सॉल्युबल होता है, PbCl2 ये प्रेसिपिटेट होता है, और SnCl2 सॉल्युबल होता है। तो केवल 2 ही मेटल कैटायन ऐसा है, Ag+ और Pb2+, जो कि Cl- के साथ मिलकर एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। ये भी व्हाइट कलर का है, ये भी व्हाइट कलर का है।
क्वेश्चन नंबर 17, a solution of R2-iodobutane has a specific rotation of -15.9 degree, is treated with radioactive iodide ion in the presence of acetone. The observed rotation of solution after some time is found to be -15.58 degree. What is the percentage of S2-iodobutane in particular reaction? क्वेश्चन क्या एक बार समझा देता हूँ. आयोडोब्यूटेन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रखा है. आयोडीन अगर फर्स्ट पे लगा दिया तो 1 आयोडोब्यूटेन बनेगा विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. आयोडीन सेकंड पे लगा रखा है और इसका भी कौन सा फॉर्म दे रखा है R. I माइनस का आप अटैक करवाते हो एसीटोन तो SN2 अटैक होगा बेसिकली. और ये अपने पास रेडियो एक्टिव दे रखा है तो प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा वापस से. शुरुआत में आपके पास एक सिंगल एनेंशियोमर दे रखा है जिसका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आपको दे रखा है -15.9. तो माइनस तो ठीक है लेकिन 15.9 आर फॉर्म का. आर फॉर्म का माइनस होता तो एस फॉर्म का क्या होगा, प्लस होगा. और कितना होगा, प्लस 15.9. जैसा ये रिएक्शन आपने कंप्लीट करवाई है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन हो गया -15.58 डिग्री. इसका मतलब है कि नॉर्मली एक सिंगल एनेंशियोमर जो प्रेजेंट होता है R आयोडोब्यूटेन, R2 आयोडोब्यूटेन, अगर ये प्योर प्रेजेंट होता अकेला तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आता -15.9. अभी स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ा कम हो गया. कम हो गया इसका मतलब मिक्सचर कैसा बन गया, इम्प्योर. इम्प्योर बनने का मतलब क्या है कि जो अपने पास एनेंशियोमर है उस एनेंशियोमर का बेसिकली जो मिरर इमेज है वो आपने सिस्टम में अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है ना बेटा. तो नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा है, R2 आयोडोब्यूटेन. ये अभी भी ज्यादा है और रिएक्शन के बाद थोड़ा बहुत S2 आयोडोब्यूटेन भी बना होगा जिसकी वजह से टोटल मिक्सचर का जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है वो एक सिंगल कंपोनेंट के ऑप्टिकल रोटेशन से कितना हो जाएगा, कम. तो इतना मैक्सिमम हो सकता है या इतना प्रेजेंट है. तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ऑप्टिकल प्योरिटी. ऑप्टिकल प्योरिटी किसकी वजह से आती है, इनेंशियोमेरिक एक्सिस की वजह से. कितना इनेंशियोमर यहाँ पर एक्सिस में प्रेजेंट है, 15.58 डिवाइडेड बाई 15.9 इंटू 100, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 98%. तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस अपने पास कितना है, 98%. केवल कितना मिक्सचर बेकार हुआ, जो बेकार होता है उसको क्या बोलते हैं, रैसोबिक मिक्सचर. 2% मिक्सचर बेकार हुआ है और 2% रैसोबिक मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट कितने परसेंट होते हैं, हाफ हाफ. तो एक कंपोनेंट है 1%, एक कंपोनेंट है 1%. तो टोटल मिला के अपने पास एक कंपोनेंट कितना हो गया, 99% और एक कंपोनेंट कितना हो गया, 1%. वापस से चेक कर लो, 1% विल कैंसिल आउट 1%, सो टोटल 2% मिक्सचर विल बी न्यूट्रलाइज्ड. और total 2% mixture will not have any optical rotation, only 98% will have optical rotation, and 98% optical rotation or 98% of 15.9 will be equal to 15.58. अब आपको ये देखना है कि 99 कौन सा है और 1 कौन सा है. तो बेटा नेगेटिव आ रहा है टोटल, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब कि जो इनिशियल एनेंशियोमर है वही ज़्यादा क्वांटिटी में है. इनिशियल एनेंशियोमर कौन सा है, R वाला. तो R वाला ही ज़्यादा है और S वाला तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ है. तो S कंपोनेंट कितना परसेंट होगा, 1%, और R कंपोनेंट कितना परसेंट होगा, 99%. दोनों से अपने पास एक थोड़ा बहुत रैसोमिक मिक्सचर बनेगा, थोड़ा बहुत इनेंशियोमेरिक एक्सिस बनेगा. और इनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना होगा, 98%. अगर ऑप्टिकली प्योर होता तो इतना रोटेशन आता, और अभी ऑप्टिकली प्योर नहीं है. ऑप्टिकल प्योरिटी केवल 90% है, सॉरी 98% है. तो आप अगर इसका 98% निकालोगे तो इस मिक्सचर का अपने पास ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा, और वो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आएगा -15.58 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ. अमंग द फॉलोइंग, और ये जो फॉलोइंग है ये कुछ मेटल कैटाइन के सल्फाइड आपको दे रखे हैं. टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक कलर्ड सल्फाइड आर. तो ये बेसिकली आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया. और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी जो कैटाइन वाला पार्ट है, अगर उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको है तो ही आप ये कर पाओगे. कैटाइन में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप के जो कैटाइन होते हैं उनको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो, डाइल्यूट HCl. तो वहाँ सबके क्या बनते हैं, क्लोराइड. सभी के क्लोराइड कैसे बनते हैं, व्हाइट कलर के. सेकंड में ए ग्रुप जो होता है उसमें आप सल्फाइड बनाते हो और सभी के जो सल्फाइड हैं वो YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होता है.
और सेकंड ग्रुप के जितने भी बनते हैं ना बेटा सल्फाइड, वो सारे के सारे क्या बनते हैं? ब्लैक। केवल CDS कैसा बनता है? येलो। यहाँ पे आपसे यही पूछा है। सेकंड बी ग्रुप में येलो ब्राउन अलग अलग कलर आते हैं, और इसके अलावा और बाकी जितने भी है सबके अलग अलग कलर ही आते हैं। तो PBS की अगर बात करें, एक तो PBS हो गया ब्लैक होता है, HGS हो गया ब्लैक होता है, COS है ब्लैक होता है, AG2S ये भी ब्लैक होता है। डी ब्लॉक के तो जितने भी सल्फाइड है वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही होते हैं, केवल किसको छोड़ के, जो अपने पास जिंक वाला ग्रुप है। जिंक सल्फाइड वाइट होता है, कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, और HGS ये ब्लैक होता है। जिंक सल्फाइड छोड़ दो, कैडमियम सल्फाइड छोड़ दो, और एक MnS वो पिंक कलर का होता है। तो आप वैसे ही हटा दो ना, इसमें से एक MnS हटा दो, और एक ये P ब्लॉक में SnS2 हटा दो। ये ब्राउन कलर का होता है और ये पिंक कलर का होता है। ये तो P ब्लॉक आ गया, वैसे ही हटा देना, क्योंकि P ब्लॉक का ये जो सल्फाइड है ये अपने पास ब्लैक कलर का नहीं आने वाला है। ये ब्लैक कलर का तब आ सकता था जब ये सेकंड A ग्रुप का कैटायन होता, तो वहां पे तो ये है नहीं, तो ये पिंक कलर का आएगा, ये ब्राउन कलर का आएगा। इसके अलावा जो टोटल 6 कैटायन आपको दे रखे हैं, कॉबाल्ट सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, निकल सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, ये सारे के सारे सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर हो जाएगा 6.0।